हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न को सुनेंगे और सुनते सुनते सारे प्रश्न इतने आसान लगने रहेंगे कि सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। इसलिए इसकी बिल्कुल नहीं करिए, पूरा ज़रूर सुनिए। और व्याकरण से जो हिंदी में फॉर्म भर रहे हैं, जो हिंदी में फॉर्म भर रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती में, उनके लिए व्याकरण के एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से सुनिए और इससे बनने वाले सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो और आपको यह हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी तक ये ऑडियो पहुंचाएं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। और वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट से निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट से निकल जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। जो स्वर होती हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, जिसकी संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, इसकी संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती हैं। उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जब उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और उ और री। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। 7 दीर्घ स्वर हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, फिर ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। जिन स्वरों के उदाहरण में दीर्घ से 2 गुना तथा ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उदाहरण में दीर्घ से 2 गुना तथा ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। वह कौन सा स्वर कहलाता है? तो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम। ओम जब लिखते हैं तो बीच में आधा आ लिखते हैं, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक नंबर 1 अनुनासिक, नंबर 2 निरअनुनासिक। स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, अनुनासिक तथा निरअनुनासिक। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। का से लेके माँ तक के सभी 25
वर्ड जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक के सारे वर्ड, ये जो का से माँ तक के 25 वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ड स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे वर्ड स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो का से लेके माँ तक के जो सभी व्यंजन होते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मेल या जोड़ होता है। वर्णों के मेल या जोड़ को हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, जैसे देवधन आलय। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो विकार सहित परिवर्तन होता है, स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर से सुनिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का क्या अर्थ होता है? तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों या संकेतों को हम विराम चिन्ह कहा जाता है। हम विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों एवं संकेतों को विराम चिन्ह कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहते हैं। जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि विकारी शब्द हैं। जैसे बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि विकारी शब्द हैं। इसके 4 भेद हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है जबकि अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनको प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 प्रकार हैं। अविकारी शब्द के जो हैं वो 4 प्रकार हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे बहुत ही आसान और अच्छे प्रश्न और बेसिक प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।